हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू आईएएस फ्रीक। इस वीडियो में हम बीपीएससी मेंस के कुछ गेस्ट टॉपिक्स लेकर आए हैं। ये गेस्ट टॉपिक्स सिंपली हवा में तीर मारा हुआ नहीं है। इसको हमने पूरा सिलेबस, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले 20 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करके ये जो टॉपिक लिस्ट है, ये हमने बहुत ही बारीकी से एक एक चीज़ का ध्यान रख के बनाया है। ठीक है, तो ये टॉपिक्स वाला जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का आईडी है @IF नोट्स। आप ये वाला सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। एंड इस टेलीग्राम चैनल पे आपको बहुत सारे टॉपर कॉपीज़, बहुत सारे बीपीएससी यूपीएससी के नोट्स और सारे अपडेट्स मिलते हैं। जो अभी पटना हाई कोर्ट में केस चल रहा है, उसका भी कुछ दिन में जजमेंट आने ही वाला है, आज या कल में आ जाएगा मेरे ख्याल से। और ये जजमेंट ऑफ कोर्स बहुत ऐतिहासिक होगा, क्योंकि ये तूफान से पहले की शांति है मुझे लगता है। चाहे तो बीपीएससी री एग्ज़ाम कराने के लिए पटना हाई कोर्ट बोल दे, बहुत अच्छा है, सब कुछ शुरू से होना चाहिए भाई। जो 17वीं पीटी में घपलेबाजी हुई है, इसका तो मैं भी सपोर्टर नहीं हूँ, दो अलग अलग एग्जाम का सेम कट ऑफ होने का। री एग्जाम अगर हो तो बेस्ट है, ऑल एंड गुड, गुड एवरीथिंग। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि आज न कल तो मेंस एग्जाम होगा ही। मेंस एग्जाम तो इनएविटेबल है, आज हो या कल हो, मेंस एग्जाम तो कभी ना कभी होके ही रहना है। और वो जब एग्जाम होगा तब आपको समझ में आएगा कि इस टाइप के जो स्मार्ट टॉपिक्स हैं उसको बना के रख लेना, और इन टॉपिक्स पे छोटे छोटे नोट्स बना के रख लेना कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और फाइनल जो रैंक होता है किसी भी टॉपर का, सर्विस या कैडर डिसाइड किससे होता है? मेन से ही डिसाइड होता है, क्योंकि इंटरव्यू तो बस 120 नंबर का होता है, और मोटा मोटी सबको इसमें जो है वो 70 से 80 नंबर, 70 से 90 नंबर भी मान लो, इस रेंज में नंबर मिल जाते हैं, है ना। सबको मोटा मोटी 80 नंबर जो है वो सबको मिल जाएगा, प्लस माइनस हो सकता है 5-10 जो भी है। बहुत लोगों का इंटरव्यू की वजह से ही रैंक आगे पीछे हो जाता है, या फिर लिस्ट में नाम भी नहीं आता है, वो अलग एक्सेप्शनल केस है, बट मोटा मोटी बता रहा हूँ। ये तो बस 120 नंबर का है। लेकिन जो बीपीएससी मेंस होता है वो 900 नंबर का होता है। 900 नंबर में 300, 300 और 300, ये अब ऐसे पेपर हो गया है। ठीक है। और आपको ये जान के आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि ऐसे का भी जो कंटेंट है वो इन दोनों से ही आता है। हमारा GS1 और GS2 का जो नॉलेज हमने एक्वायर किया है, उसी से हम ऐसे पेपर भी लिखते हैं। ठीक है। तो ये जो 600 नंबर का पूरा पूरा सिलेबस है, इसमें बहुत लोगों को बहुत दिक्कत होती है कि क्या पूछ देगा, कहाँ से आएगा, डर लग रहा है, 15 दिन बचा है। 15 दिन में बहुत लोग प्रीलिम्स तो रिवाइज कर लेते हैं, लेकिन मेंस नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे मैसेज भी आ रहे थे, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा टेलीग्राम पे। तो उन्हीं लोगों के लिए ये टॉपिक्स लाया गया, और उन लोग के लिए नहीं, एक तरह से ये आप समझ सकते हो कि चेक लिस्ट भी है। चेक लिस्ट, जो लोग 3 महीने से लगातार तैयारी भी कर रहे हैं, एक बार वो इन टॉपिक्स को चेक करके देख लें कि क्या आपके ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट है कि नहीं है। और एक और चीज़, बहुत लोग बोल रहे थे कि सर हिंदी मीडियम में भी डालो। हिंदी माध्यम में सारे नोट्स जितने भी होते हैं हम लोग हिंदी माध्यम में भी डालते हैं, चाहे वो पेड ग्रुप के नोट्स हो। पेड ग्रुप को आप हमारे टेलीग्राम के ऊपर पिंड मैसेज में जाके देख सकते हैं कौन कौन सा पेड कोर्स चल रहा है 70th और बीपीएससी मेंस और पीटी के लिए। 71वीं के लिए भी आएगा तो बताया जाएगा। हिंदी में नोट्स डाले जा सकते हैं ना। ये जो टॉपिक लिस्ट है, इसका हिंदी डालने का क्या मतलब है? जैसे मान लो रोल ऑफ वीर कुंवर सिंह, ये तो बस इतना ही है ना। अब इसमें हिंदी में क्या होगा? वीर कुंवर सिंह की भूमिका। तो ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक पूरा पूरा पैराग्राफ नहीं है समझने वाला। टॉपिक लिस्टिंग को इंग्लिश हिंदी में सेग्रीगेट करना मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा रीजनेबल है। आप इससे समझ सकते हो, चाहे आपका लैंग्वेज या माध्यम कुछ भी हो। हालांकि हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम को हम लोग बराबर प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन इस फॉर्मेट में लिखना थोड़ा आसान था, इसलिए हमने इस फॉर्मेट में लिखा है। तो इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लो। आई एम IS फ्रीक, आई एम सेलेक्टेड इन बीपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट। और आज तक जब भी मैंने प्रीलिम्स दिया है, 4 मेंस मैंने लिखा है, जिसमें 2 बीपीएससी और 2 यूपीएससी। ठीक है। और इस यूपीएससी का इंटरव्यू तक भी मैं पहुंचा हूं, और बीपीएससी में तो फाइनल सिलेक्शन ही हुआ है। तो ये है मेरी पर्सनल जर्नी। अब मैं सीधा आता हूं टॉपिक्स पे। तो जीएस पेपर 1 का आप सिलेबस देखोगे, इसके सिलेबस में आपको सबसे पहला यही मिलेगा, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। एग्जैक्ट सिलेबस का वर्ड है बीपीएससी मेन सिलेबस, अगर आप उठा के आप देखोगे वेबसाइट से, तब मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर। और ये मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो 1857 के पहले का आपको एक शब्द नहीं पूछेगा, 1857 से ही शुरू होगा। इसीलिए हमने टॉपिक्स जो है वो यहीं से लेके डाला है। 1857 का जो बिहार में रिवोल्ट हुआ था, आपको पता ही है, पूरा पीर अली वाला जितना था, और वीर कुंवर सिंह। 1857 का विद्रोह बिहार के कौन कौन से बैरक में हुआ, कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे फैला, और कुंवर सिंह के हाथों में पूरा नेतृत्व आ गया था, है ना। ये पूरा चीज़ आपको डिटेल लिखना है। ये टॉपिक को आपको कंप्लीट करके ही जाना है। बीपीएससी का टेंडेंसी रहा है, हर बार ये पूछता है। चंपारण सत्याग्रह, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स ऑफ बीपीएससी, चाहे वो पीटी हो या मेंस हो।
क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में पूछता है, भारत छोड़ो आंदोलन, लेकिन उसमें स्पेशली जो बिहार के जयप्रकाश नारायण ने आजाद दस्ता बनाया था उसके बारे में पूछता है। फिर जब बिहार झारखंड एक हुआ करता था, ये तो हमारा अभी बिहार है, ये झारखंड है, बिहार झारखंड जब एक था तो ट्राइबल रिवोल्ट भी बिहार के ही सिलेबस में आना चाहिए। जेपीएससी में तो खैर पूछता ही होगा, लेकिन बीपीएससी में भी पूछता है, खासकर संथाल और बिरसा मुंडा रिबेलियन, ये बहुत बड़े बड़े दो रिबेलियन थे, है ना। ऐसे तो हो, कोल, संथाल और मुंडा, ये इनका ऑर्डर है, लेकिन इसमें जो संथाल और मुंडा ये बहुत ज़्यादा असर दिखाया था, एक इधर था और एक यहाँ पे हुआ था। तो ये मैप में आप लोग देख लेंगे और हर चीज़ इसका डिटेल जो है वो नोट्स बना लेंगे। बहुत शॉर्ट में नोट्स बनना चाहिए। नोट्स जो है वो मतलब एक पेज को ऐसे 4 भाग में बांटो और एक टॉपिक को इसमें 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 एक टॉपिक, टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 3, टॉपिक नंबर, ऐसे आपका नोट्स बनना चाहिए, एकदम शॉर्ट माइक्रो नोट्स, ताकि एग्जाम के दिन आपको दिक्कत नहीं होगी, मतलब रात भर भी मिले तो पूरा रात भर में आप रिवाइज कर सके। आपके नोट्स ऐसे होने चाहिए, ये मैं बार बार आप लोगों को बताता रहा हूँ। और इस बार तो GS2 में बहुत लकीली एक दिन जो है संडे का मिल भी रहा है, तो GS2 के जितने भी टॉपिक्स हैं उसको दिन भर में आप रिवाइज कर लो, तभी आप कर पाओगे जब आपके पास अपने खुद के बढ़िया बनाए हुए नोट्स होंगे, ठीक है। और ये देखो आप, फिर किसान आंदोलन बीपीएससी पीटी में और मेंस दोनों में पूछता है, जिसमें सहजानंद सरस्वती सबसे प्राथमिक भूमिका निभाते हैं। रोल ऑफ बिहार इन 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल, नील विद्रोह, इंडिगो रिबेलियन, इससे एक बार पूछ दिया था शॉर्ट वाला में, तो बहुत लोग कंफ्यूज हो गए थे। बहुत लोग नील विद्रोह को चंपारण, जो नीलहे किसान वाले होते हैं, उससे कंफ्यूज करके लिख दिए थे, लेकिन ये नील विद्रोह अलग था, ये बंगाल साइड में जो हुआ था। एंड देन बिहार का रोल हर जगह पूछता है, जैसे आज़ादी की लड़ाई में सारे स्टेट्स ने, सारे लोगों ने अपना अपना रोल निभाया उसमें। खिलाफत आंदोलन, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कॉपरेशन का पता है ना, असहयोग आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था, बिहार में प्रेस और एजुकेशन का विकास कैसे कैसे शुरू हुआ। फिर नेशनलिस्ट मूवमेंट के अलग अलग फेजेस, जैसे ये जो कांग्रेस बना था शुरू में मॉडरेट थे, फिर एक्सट्रीमिस्ट आ गए, फिर रिवोल्यूशनरी भगत सिंह टाइप के लोग, एंड देन गांधी जी आ गए तो पूरा बागडोर अपने हाथ में। उसके बाद सोशलिस्ट कैसे हो गया था MN रॉय वगैरह के टाइम पे, ये सब लिखना है। और एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे राज्य में महिलाओं को भी बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन वगैरह दे के आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, तो वुमेन का भी योगदान नहीं भूलना है और उनको सीखना भी जरूरी है, तो ये भी तैयार कर लीजिएगा आप लोग। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से शुरू कीजिएगा, क्योंकि 1857 का जो ये रिवोल्ट हुआ था उसके बाद ही ये वाला एक्ट लाया गया था। इसको गुड गवर्नेंस एक्ट भी बोलते थे, ये पूछा भी था लास्ट ईयर, आई थिंक पूछा था ये वाला क्वेश्चन। एंड देन उसके बाद 1909, 19 और 35, ये तीनों जो एक्ट आए थे ताबड़तोड़ एकदम, इन एक्ट्स के बारे में आपको टेबल बना के पैरेलली सब कुछ याद कर लेना है। बहुत आसान हो जाता है याद करना, कंपेयर करोगे तो आपको प्रोग्रेशन दिखेगा कि 1909 में कुछ हुआ, उसके बाद धीरे धीरे और बढ़ गया, धीरे धीरे और बढ़ गया। जैसे नंबर ऑफ सीट्स इन हमारे जो भी चुने हुए लोग जाते थे उसमें, है ना, पार्लियामेंट में सीट्स धीरे धीरे बढ़ रही थी। साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट को भी आप एक साथ करेंगे। उसके बाद ये देखो, पर्सनालिटी हर बार पूछता है, तो आपको कोई इसमें दो राय नहीं है कि सारे पे प्रिपरेशन कर लेना है। जिसमें गांधी, नेहरू, टैगोर, ये तो मतलब इस पे एक स्पेक्ट्रम की अलग से किताब ही आती है। इनके सारी फिलॉसफी, इनका एजुकेशन को लेके, फिलॉसफी को लेके, लाइफ को लेके, इवन पॉलिटी को लेके, हर तरह से इनका हर एंगल देखना है। जेपी मूवमेंट, बहुत बड़े नेता जेपी, और जेपी के ही चेले थे राम मनोहर लोहिया, इनके बारे में जानना है। बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा नाम, राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दलित मूवमेंट जो चला था उसको बिहार से जोड़ के आपको नोट्स बनाना है। एंड सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आज़ाद, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्र भारत के ये शिक्षा मंत्री थे पहले। एजुकेशन में टेक्निकल और वुमेन्स एजुकेशन के बारे में पूछता है बीपीएससी, पिछली बार ही टेक्निकल वाला लगता है कि पूछ दिया था, पिछले 1 या 2 साल पहले। एंड देन आर्ट एंड कल्चर में आप आओ, अच्छा ये वाला पटना यूनिवर्सिटी कब बना था, उसका क्या रोल है, उतना ज़्यादा नहीं ये पूछता है, बट फिर भी लिख दिया मैंने। हंटर कमीशन के बारे में पूछ सकता है, अगर नहीं पूछा तो आपको ये सारा मेंशन करना है, ठीक है, तभी आपको नंबर मिलेगा। देन मौर्यन आर्ट बहुत फेमस है, एक क्वेश्चन 38 नंबर का इस पे एक्सपेक्ट आप कर सकते हो इस बार, जिसमें मौर्यन आर्ट के फीचर्स, उनका धार्मिक प्रभाव, बिहार कंट्रीब्यूशन, बिहार ने कितना कंट्रीब्यूट किया। भाई पूरा पूरा बिहार से ही तो गवर्न होता था, पटना से सब कुछ चालू था, ठीक है। पाल आर्ट, पटना कलम पेंटिंग, मौर्य पाल पटना कलम, ये तो मतलब तिकड़ी है जो हर बार पूछता है, जैसे ये गांधी, नेहरू, टैगोर तिकड़ी है, वैसे ये भी तिकड़ी है। उसके बाद मधुबनी पेंटिंग ले लो, टेम्पल आर्किटेक्चर में नगरा स्टाइल, मुंडेश्वरी मंदिर जो भभुआ में है, कैमूर जिले में, है ना, एशिया का सबसे पुराना, विश्व का आई थिंक सबसे पुराना हिंदू मंदिर है ये। एंशियंट बिहार के स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स के बारे में पूछेगा। अगर ये सिर्फ मान लो यही टॉपिक दे दिया शॉर्ट में, तो आप क्या क्या लिखोगे, ऐसे करके नोट्स तैयार कर लेना है आपको। देखो अगर आपके पास कम से कम 10 पॉइंट भी है ना, 10 फैक्ट्स, हर टॉपिक पे लगभग 10-10 फैक्ट्स हैं, तो आप 38 नंबर का क्वेश्चन आराम से लिख सकते हो, जो कि 4 और 5 पेज में लिखना होता है। 4 से 5 पेज में 38 नंबर का लिखना है। अगर आप बढ़ा सकते हो और बड़ा बड़ा एकदम लिख सकते हो, डायग्राम वगैरह बना के इसको 6 पेज तक कर सकते हो,
ठीक है, जितना ज़्यादा दिखेगा उतना अच्छा रहेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप पेज भरोगे तो नंबर ज़्यादा मिलेगा। बीपीएससी में मैंने देखा है खुद कि 38 वाले में जिसमें 26 नंबर भी किसी किसी को मिले हैं, उसमें उसने 6 का 6 पेज नहीं भरा था, सिर्फ उसने पॉइंट वाइज लिखा था, सारा डाटा और फैक्ट्स के साथ लिखा था। तो ये डाटा, यही 10 फैक्ट जो है, इसमें कुछ फैक्ट हो गया, डाटा हो गया, गवर्नमेंट स्कीम्स हो गया, करंट अपडेट हो गया, ये सब आप लिखोगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। मतलब एग्जामिनर जो है उसके पास एक नया फैक्ट आना चाहिए, नई जानकारी उसके पास आनी चाहिए, तभी वो आपको नंबर दे पाएगा। नहीं तो बाकी जो लोग लिख रहे हैं वही आप भी लिखोगे तो उतना नंबर नहीं मिल पाएगा। उसके बाद फोक डांसेस में जट जटिन बिहार का फेमस है, विदेशी, आइए दोनों एकदम तैयार कर लेना अच्छे से। जैन और बुद्ध के हेरिटेज, बुद्धिज्म जैनिज्म पे एक बार हल्का हल्का देख ही लो, पूरा लूसेंट वगैरह से देख लो जो पीटी में पढ़े थे वो वाला। एंशियंट बिहार में एजुकेशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ, जैसे खासकर नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा के साथ साथ विक्रमशिला और उदंतपुरी, ये दोनों यूनिवर्सिटी को भी देख लेना है। एंशियंट केव्स के बारे में पूछ सकता है, नागार्जुन केव्स, बराबर की गुफाएं, जो भी नागार्जुनी केव्स है ना बराबर जहानाबाद में, वो सब पूछेगा। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस के हिसाब से आपको गेस्ट टॉपिक्स बताए जा रहे हैं, जो कि एकदम 100%, मुझे लगता है कि इससे 99.9% क्वेश्चन जो है वो इसी से आएंगे। और इसमें करंट अफेयर भी इंक्लूडेड है। मजे की बात यह है, बहुत लोग इसमें सोच रहे हैं कि सिर्फ स्टैटिक है, बट नहीं, इसमें क्या है हमारे पास, स्टैटिक प्लस करेंट, मतलब इसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना। अगर आप अभी से तैयारी नहीं भी किए हो अभी तक, अगर आप सिर्फ ये भी देख के जाते हो तो आप सारे क्वेश्चन का आंसर टैकल करने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ये गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। बिहार के कला की इंडियन हिस्ट्री में क्या वैल्यू है, अब देखो, करंट इवेंट्स और नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये वाला हमारे सिलेबस का वर्ड है। उसके अंदर आप इंडियन इकोनॉमी की, इंडियन पॉलिसी, बजट जो अभी आया है, बिहार इकोनॉमिक सर्वे पिछले साल वाला, फिर यूनियन बजट वाला आ गया। एमएसपी का इशू बहुत ज़्यादा गहरा हो रहा है। एमएसपी, मखाना उखाना में दिया जाने की मांग की जा रही है। फूड सिक्योरिटी, इंक्लूसिव ग्रोथ, नीति आयोग, ये सब आपको देख लेना है। उसके बाद ये टॉपिक्स आप देखो, नीति आयोग के सारे रिपोर्ट्स जो हैं वो आपको देख लेना है। नीति आयोग का रिपोर्ट से पूछता है इसलिए कह रहे हैं। और नीति आयोग के जो भी रिपोर्ट, एक लॉजिस्टिक इंडेक्स पूछ लिया था पिछला बार, बहुत लोगों को लग रहा था कि अरे यार ये अलग से रिपोर्ट उठाकर नहीं पूछेगा, बट पूछ लेगा। इंक्लूजन बहुत जरूरी है, और इंक्लूसिव ग्रोथ तो यूपीएससी का भी एक मेंस का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट, और पूछता भी है। सारे प्रीवाई क्यों देख लेना, यूपीएससी का भी, यूपीएससी का तो देखना ही है। ग्लोबलाइजेशन की प्रॉब्लम सोल्यूशंस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये भी एक ऐसे दे देगा कि इस बार कैसे अच्छा किया गया है। डब्ल्यूटीओ के बारे में, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछेगा। 16 फिनेंस कमीशन, ये बड़ा न्यूज़ में चल रहा है अभी, जो कितना किसको मिला है, किस राज्य को, और बहुत लोग आंदोलन भी इस पे कर रहे हैं। ये भी ब्लू इकोनॉमी में पूछेगा। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, विकसित भारत 2047, ये तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। आपको हर आंसर में, कंक्लूजन में, लास्ट में ये लिखना है कि विकसित भारत 2047 का सपना अगर पूरा करना है तो हमको ये करना पड़ेगा। G20 समिट हुआ था, उसके आउटकम्स पूछेगा। इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी पूछेगा। फिर मेक इन इंडिया, 10 साल में मेक इन इंडिया कहाँ से कहाँ पहुंचा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसमें जो लोन मिलता है एमएसएमई को, वो लोन्स के बारे में आपको याद रहना चाहिए। किशोर, शिशु, तरुण, जितने भी लोन्स मिलते हैं। पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जो आरकेवीवाई है, इसी में तो किसान उसान का इनकम जो है वो डबल करने की बात की जा रही है, और किसानों को बहुत सारा हैंड पंप, सोलर वगैरह लगा कर दिया जा रहा है। अमृत मिशन, अमृत। फिर इंडिया के जितने भी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हैं, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स, उसको देखना है आपको। एंड देन पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये तो बिहार का स्पेसिफिकली बहुत बड़ा इशू है जो कि पूछ सकता है, और करंट में हमेशा न्यूज़ में रहता है, बेरोजगारी और गरीबी। फिर अभी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे एआई, तो एआई मिशन इंडिया ने लाया है, इंडी एआई करके, है ना। और भी एआई पे बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें एआई में आगे बढ़ रहा है हमारा पूरा देश, और पूरा विश्व तो बहुत आगे बढ़ रहा है एआई में। हर चीज़ जो है वो अब धीरे धीरे ह्यूमंस को रिप्लेस किया जा रहा है, रोबोट्स वगैरह आ रहे हैं एक से एक। हमारे देश का जीनोम प्रोजेक्ट, इसके बारे में पूछेगा। सेमीकंडक्टर पॉलिसी, स्पेस के अचीवमेंट, चंद्रयान 3 और चंद्रयान 4 भी आप आई थिंक लॉन्च होने वाला है, इस सब के बारे में अपडेट आपको ले लेना है। गगनयान मिशन ये लॉन्च होने वाला है। क्वांटम कंप्यूटिंग गूगल ने अचीव कर लिया है, जो कि मतलब अरबों अरब साल सुपर कंप्यूटर जो लेता है उसको तुरंत ये कर लेगा। मुझे लगता है ये वाला इस बार का टेक्नोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाएगा। अटल इनोवेशन मिशन 2.0, फिर बायो ई3, इथेनॉल वाला पॉलिसी, साइबर सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, बिहार में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर बहुत सारी पॉलिसी है, क्या क्या छूट दिया जा रहा है, ये सब आप देख लेना। इंडियाज पाथ टू 30 ट्रिलियन इकोनॉमी, अभी हमारी इकोनॉमी कितना है, लगभग $4 ट्रिलियन की जीडीपी है ना, $4 ट्रिलियन। तो हम लोग को $30 ट्रिलियन बनाना है। ये हमारा इतना बड़ा सपना है, सोच लो, लगभग 6 गुना से भी ज़्यादा हमको करना है। ये कैसे करेंगे, हो सकता है कि इसके बारे में कुछ पूछ लेगी, कैसे हम लोग रियलाइज कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको अपने आंसर में भी डाल सकते हो। आईआर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछ देगा तो आप लोग हंसते रह जाओगे। बॉर्डर इश्यूज होते हैं इंडिया चाइना के बीच में, इंडिया यूएई में ट्रेड के बारे में पूछ सकता है, इंडिया जर्मनी में टेक को लेकर जो समझौता हुआ है, एनर्जी को लेकर इंडिया रशिया, एनर्जी के बारे में बात हो रही है तो इंडिया रशिया पूरा देख लेना।
फिर कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जो है इंडिया म्यांमार के बीच में। मल्टी मॉडल मतलब क्या होता है, समुंदर भी है, रोड भी है, ट्रेन भी है, हर चीज से जाया जाएगा। इंडिया नेपाल, इंडिया डेनमार्क ग्रीन पार्टनरशिप हुआ है। सार्क के बारे में देख लेना बाबू, सार्क और क्वाड और ब्रिक्स। ब्रिक्स सार्क के बारे में हमेशा पूछता है। बिम्स्टेक, एससीओ देख लेना, G20, ये सब कुछ नहीं है, आपको हल्का हल्का सबके बारे में, कहाँ हेडक्वार्टर है, क्या इसके आउटकम्स हैं, इसका काम क्या है, कौन कौन से देश मेंबर हैं, इतना भी देख लोगे ना तो आप इसको एक सिंपल बना चढ़ा के अच्छा आंसर लिख सकते हो। फिर ग्लोबल साउथ समिट, ये देखो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ हमारा देश बनना चाहता है। ग्लोबल साउथ क्या होता है, ये जो वर्ल्ड मैप है इसमें जो साउथ के जैसे अफ्रीकन कंट्रीज हो गया, ये जो साउथ अमेरिका हो गया, या फिर इधर के देश हो गए इंडिया, नॉर्थ तो अच्छे से डेवलप है लेकिन साउथ डेवलप नहीं है, ये अपने आप को इनसिक्योर फील करता है, जो साउथ सदर्न वर्ल्ड है ना। तो इसका जो इंडिया है वॉइस बनना चाहता है, बहुत बार ऐसा किया भी है, जैसे G20 में अफ्रीकन यूनियन को हमने शामिल करवाया था, है ना। तो उसका एक समिट भी होता है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, जिसमें इंडिया उसको लीड करता है। एंड देन बांग्लादेश के अंदर क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट चल रहा है, इंडिया कैसे उसको हेल्प कर रहा है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में क्या बदलाव आए हैं, रुपया कैसे कमजोर हो रहा है। ये हालांकि पूछेगा तो नहीं, लेकिन बीपीएससी है भाई, पूछ भी सकता है। एक बार गवर्नर को पपेट पूछ दिया था, गवर्नर जो होता है कैसे पपेट होता है, तो गवर्नर जो है वो बीपीएससी के चेयरमैन को बुला के पूछ लिए थे कि तुमको पपेट का है बोला। इलीगल माइग्रेशन और सी ए एनआरसी वगैरह तो पूछ ही सकता है हमेशा, तो एवरग्रीन है लेकिन काफी पुराना भी हो गया है। बिहार के स्पेसिफिक, बिहार की स्टार्टअप पॉलिसी पूछ सकता है। यूपीएस नए और ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया गया है यूपीएस के माध्यम से। बिहार टूरिज्म पॉलिसी 2023, बिहार टूरिज्म पॉलिसी 2023। फिर इस बार देखो, ये जो मखाना बोर्ड बिहार को मिलने वाला है, इस पे बहुत ज्यादा राजनीति भी हो रही है। मोदी जी आके बिहार में बोले कि साल में 365 दिन में 300 दिन हम मखाना खाते हैं। ये सब चीज आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये सब चीज बहुत ज्यादा न्यूज में आ गया है। टूरिज्म पॉलिसी तो है ही, बिहार में पर्यटन को बहुत विकास बढ़ावा दिया जा रहा है, और टूरिज्म पॉलिसी में बहुत सारा छूट भी मिल रहा है। आप देखो ये करंट अफेयर्स के नोट्स में तो आपको सब मिलेगा, जो हमारे चैनल पर डाला गया ऑलरेडी। बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, सात निश्चय 2.0, ये तो पूछा भी है और पूछ भी सकता है इस बार, क्योंकि ये बहुत लंबा समय तक चलने वाला है ना। फिर एनएमओ ऑयल सीड्स इन इंडिया, बिहार बिजनेस कनेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत रिसेंटली हुआ है, पिछले साल दिसंबर में लगता है हुआ है, और जिसमें करोड़ों करोड़ का इन्वेस्टमेंट अडानी ने किया है, हल्दीराम भुंजिया ने किया है, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ पे फैक्ट्री खोलने के लिए बोल रही है। एंड यूनियन बजट्स में क्या क्या बिहार को मिला, इस पे देख लेना। उसके बाद MNDP, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल और नेशनल। नेशनल वाला नीति आयोग निकालता है, ग्लोबल वाला जो है मल्टी डायमेंशनल ये यूएनडीपी निकालता है ना, यूएनडीपी। उसके बाद ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ये वेफ का जो है, वेफ का जेंडर गैप इंडेक्स। फिर ग्लोबल एजुकेशनल मॉनिटरिंग रिपोर्ट, जिसको यूनेस्को निकालता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये भी यूएनडीपी निकालता है। उसके बाद कास्ट सेंसस डिबेट जो चल रहा है, कास्ट सेंसस बिहार में भी हुआ, उस पर देख लेना बाबू पूरा, ये गूगल करके या जहाँ भी कोई भी मटेरियल मिले आपको देख लेना। वुमेन एम्पावरमेंट की जितनी भी स्कीम्स है, महिलाओं के उत्थान की, क्योंकि महिला एक अलग से पूरा का पूरा टॉपिक ही बन जाता है, जिसपे आपको सारे आंसर में एक तो डालना ही है, ऊपर से अलग से पूछ भी सकता है। एनईपी अब थोड़ा पुराना हो गया लेकिन पूछ सकता है फिर भी, क्योंकि अभी तक ये लागू है और बढ़िया चल रहा है। इंडियन डायस्पोरा की लेगेसी। एंड देन नाटो का 75वां एनिवर्सरी अभी रिसेंटली मनाया गया है। क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लासिकल लैंग्वेज में जो है वो बहुत सारी भाषाएं इस बार जोड़ी गई हैं, और टोटल 9 हो गया है। तो 3 क्रिमिनल लॉज, बीएनएसएस, बीएसए, ये वाला पूछ सकता है, एक बार आई थिंक पूछा भी है। इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम, अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया है। फिर यूएनएफसीसी का सीओपी जो हुआ था उसके बारे में, 23rd लॉ कमीशन बना, उसके बारे में देख लो भाई। डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करो, जो डीआई 72 नंबर का पूछता है, इसमें 72 में 72 लाना बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ये जो होता है एकदम सिर्फ एवरेज वगैरह पूछता है, जैसे 5 + 3 + 2 इसका एवरेज क्या होगा, इस टाइप से सवाल पूछते हैं, जो कि अगर सही लिख के आए तो आपको पूरा नंबर मिल ही जाता है। एंड देन इसी में आपको बार, पाई, लाइन ग्राफ पूछेगा। ये कुछ डाटा जो है वो अलग से आप एनालाइज कर सकते हो, कैसे? सेंसस का डाटा, बिहार वर्सेस इंडिया, ये आप कंपेयर कर लो कि बिहार के की फॉर एग्जांपल साक्षरता दर कितना था, इंडिया का साक्षरता कितना था, एंड देश का कितना था। इकोनॉमिक सर्वे का भी डाटा आप एनालाइज कर सकते हो अच्छे से। अब आते हैं हम लोग जीएस पेपर 2 में। इसमें लगभग 150 से 160 नंबर लाना बच्चों का सपना होता है, और बहुत टॉपर्स में हम लोग सारे का आता है। इसमें 175 नंबर अगर आप ला देते हो, जो कि एक कॉपी मैंने डाला है, मेरे मित्र का ही वो कॉपी है, इन्होंने जीएस 2 में 175 नंबर लाया है, ये भाई हैं अपने, और 175 नंबर वन ऑफ द हाईएस्ट, आई थिंक हाईएस्ट उस साल था ये जीएस पेपर 2 की आप कॉपी देख लेना, टॉपर कॉपी है ये। बहुत सारी कॉपी डाला हुआ है, कम से कम लगता है 100 कॉपी डाला हुआ है मेरे पास चैनल में जो डाला हुआ है।
अब देखो आप, इंडियन पॉलिटी पहला सब्जेक्ट है, इसमें क्या पूछेगा, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट, घुमा फिरा के पूछ देगा इसको। इमरजेंसी वाले प्रोविजंस पूछ सकता है। गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर्स में प्रेसिडेंट, गवर्नर, बिहार कॉन्टेक्स्ट में गवर्नर कितना पंगु है, कितना पावर है, ये सब। पीएम, सीएम, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बिहार जुडिशियरी, ये एकदम ध्यान रखना है इस बार। सुप्रीम कोर्ट और उसमें तो हमेशा टसल चलते रहता है, एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी में, तो ये पूछेगा। कुछ फीचर जैसे जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, सेंटर स्टेट रिलेशंस, ये हमारे संविधान का अलग से फीचर है जो कि पूरी दुनिया में बहुत कम देशों में है। उसका बाद पंचायती राज सिस्टम, 73वां 74वां अमेंडमेंट, ये तो बिहार का समझ लो कि अगर ये नहीं पूछा तो फिर क्या क्वेश्चन सेट कर सकता है वो। अर्बन लोकल बॉडीज एंड ई गवर्नेंस इन बिहार, जो आरटीपीएस वगैरह चला है, पूछा ही था पिछली बार। फिर देखो आप, वन नेशन वन इलेक्शन के आर्गूमेंट्स, कमिटीज, ये अभी क्योंकि बिहारी ही हैं, आई थिंक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, इनको बनाया गया था, एक्स प्रेसिडेंट हमारे इंडिया के हैं, इनको बनाया गया था वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का वो। इसने बहुत बड़ा रिपोर्ट सबमिट किया है, बहुत पेजेस का। इलेक्शन कमीशन, रोल ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स, रजनी कोठारी, इनका इसमें आया है रोल। ये तो एंथ्रोपोलॉजी में भी आपको पढ़ना था कि पॉलिटिक्स में कास्ट का कितना रोल है। रजनी कोठारी रिसर्चर है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। सिंगल वर्सेस मल्टी पार्टी गवर्नमेंट, ये पार्टी सिस्टम इन इंडियन पॉलिटिक्स में हमेशा बीपीएससी घुसती है। जैसे बोलता ही है ना कि क्या आपको लगता है कि सत्ताधारी पार्टी जो है वो मिसयूज करती है अपने पार्टी के लिए, ये सब पूछेगा। एंटी डिफेक्शन पूछेगा, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, एंड देन यूसीसी का डिबेट, आर्टिकल 44, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जल्दी कौन से हुए हैं रिसेंटली, सेकुलरिज्म और हिंदुत्व धीरे धीरे बढ़ रहा है, बीपीएससी एक बार पूछ भी चुकी है इसीलिए बोल रहा हूँ। प्रेशर ग्रुप्स, आरटीआई, प्रेशर ग्रुप्स पूछेगा, ध्यान देना इसको, प्रेशर ग्रुप का काम क्या है और कैसे ये प्रेशर बनाते हैं सरकार पे। आरटीआई एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, और मुझे लगता है कि एक आरटीई भी जोड़ लो आप लोग, राइट टू एजुकेशन, बिहार में खूब चल रहा है। लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में पूछ सकता है, इतना कर लेना है। उसके बाद आएगा आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में आपको मैप जरूर बनाना है, डाटा के लिए आपको ग्राफ वगैरह जरूर बना के दिखाना है, तब आपको बहुत नंबर मिलता है। बिहार हमेशा से पीछे नहीं रहा है, लेकिन आजकल इकोनॉमी में बहुत पीछे है, वन ऑफ द सबसे गरीब राज्य है पूरे इंडिया का, तो उसके बारे में इश्यूज और उसके सोल्यूशंस पूछ सकता है। बिहार में ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक प्लानिंग, सारे 5 ईयर प्लान को रट जाना बाबू, मतलब एटलीस्ट इतना कि सबके बारे में दो दो लाइन लिख सको। डिजिटल इकोनॉमी, फूड सिक्योरिटी, एमएसपी इशूज, डिजिटल इकोनॉमी कैसे हो रहा है, हर चीज़ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, यूपीआई वगैरह चल रहा है उससे। फिर फूड सिक्योरिटी, जो फूड सिक्योरिटी एक्ट वगैरह है, सबको 5-5 किलो अनाज मिलता है वो वाला, एमएसपी इशूज। एंड देन बिहार और इंडिया में एग्रीकल्चर इशूज, जैसे क्रॉपिंग पैटर्न्स, कैसे पूरा कहाँ पे कितना फसल वगैरह होता है, उत्तर में क्या होता है, दक्षिण में क्या होता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, कहाँ कहाँ पे सीमेंट है, कहाँ कहाँ पे लेदर है, कागज है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, शुगर, मखाना बहुत इस बार इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। सारा डाटा जान लेना, मखाना कितना टेम्परेचर में, कितना ह्यूमिडिटी में होता है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, मेजर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स इन बिहार, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, ये सब ध्यान देना है। बिहार में बाढ़ और सुखाड़ की स्थिति और कैसे समस्या का निदान हो सकता है। फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, हिमालय, गंगेटिक प्लेन, ये देख लेना, मतलब उतना नहीं जरूरी है बट पूछ सकता है एक आध क्वेश्चन। ड्रेनेज सिस्टम्स एंड रिवर, गंगा गंडक, फिर मानसून, क्लाइमेटिक फैक्टर, ये सब का डायग्राम वगैरह रट लोगे तो सही है। ऑक्सबो लेक, लगून, सॉइल इरोजन। इन्वायरमेंटल रिसोर्स में बिहार के सॉइल टाइप्स पूछ सकता है, बिहार के वाटर रिसोर्सेज, ग्राउंड वाटर क्राइसिस बिहार में चल रही है बहुत सा, मतलब लोगों में हाहाकार कहीं कहीं मचा हुआ है पीने के साफ पानी के लिए। जो नल जल योजना है, नल जल योजना में आपके घर में, गांव में पूछना आपके घर में पानी आता है कि नहीं आता है, नहीं आता है कहीं भी किसी के घर में। सिर्फ पूरे गांव, पूरे पंचायत में 2 गो टंकी लगा है, उससे कैसे पानी आ पाएगा। एंड देन फॉरेस्ट कवर, वाइल्ड लाइफ, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में तो इस पर जरूर पढ़ना, क्योंकि ये टाइगर रिजर्व इंडिया का मतलब एकमात्र टाइगर रिजर्व है जो बिहार में है। देन एनर्जी रिसोर्सेज, सोलर, हाइड्रो पावर, ट्रेडिशनल, नॉन ट्रेडिशनल, एसडीजीज, ये देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तो आप पढ़ना, जैसे एसडीजी 6 जो है वो वाटर के लिए है, ऐसे ही अलग अलग गोल, हंगर के लिए कोई है, फिर फिनेंस के लिए अलग है ना, तो ये सब पीस के लिए अलग है, ये सब आपको ध्यान रखना है। पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, डेमोग्राफिक डिविडेंड, माइग्रेशन। बिहार देखो पॉपुलेशन के लिए कैसे बिहार में पॉलिसी अपनाई जा रही है, पूरे देश का भी और बिहार का भी। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, माइग्रेशन, बिहार के लेबर, ये प्रवासन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इस पर तो पूरा राजनीति ही चल रहा है, प्रवासी मजदूर जो है यहाँ से वहाँ जाते हैं। अर्बनाइजेशन, पटना को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, अभी ग्रेटर पटना बनाने की बात की जा रही है, पटना के बगल में हम लोग बसाएंगे। एंड देन बिहार का सेक्स रेशियो, बिहार में सारे जिला का और देश में बिहार का सेक्स रेशियो कंपेयर कर लेना, लिटरेसी रेट वगैरह देख लेना, है ना। ये 5वां पेज, लास्ट पेज है, 6 पेज हमारे पास टोटल है, सिर्फ 6 पेज में पूरा बीपीएससी मेंस, करंट स्टैटिक्स सब कवर हो रहा है। तो मुझे लगता है कि पर डे अगर आप मान लो कि एक पेज को अगर आप 2-2 दिन भी देते हो, तो आपका 12 दिन में जीरो से शुरू करके आप सारा चेकलिस्ट पूरा कर सकते हो। कितना आसान बना दिया बीपीएससी को मैंने, है ना, बीपीएससी मेंस को। यही तो मैं बोल रहा था कि बीपीएससी मेंस का एक फिक्स जो मतलब आसान होता है कंपैरेटिवली बीपीएससी पीटी से कहीं आसान होता है बीपीएससी मेंस, लेकिन उसमें सबसे बड़ा चैलेंज होता है आपको अट्रैक्टिव बना के लिखना। तो प्रैक्टिस तो खूब करना है, बट पहले कोई भी काम जमीन पे होने से पहले माइंड में होता है। माइंड में अगर पहले आप ये सब चीज़ टॉपिक्स नहीं रहेगा, डाटा नहीं रहेगा, तो लिख ही नहीं पाओगे।
लिखना तो हम लोग बचपन से मतलब कर रहे हैं, लेकिन ये सब डाटा, नई चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, ये रहना चाहिए। ड्रोन्स नए नए आ रहे हैं, DJI कंपनी के ड्रोन्स आप देखते होंगे। एंड देन GIS, कैसे लोकेशन का यूज़ हम लोग कर सकते हैं, सेटेलाइट का यूज़ कर सकते हैं कोई भी डिजास्टर से बचने के लिए। NDMA, SDMA, SDRF की टीम्स वगैरह आती है ना, ये सब इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, ये सब सब आप लोग देख लेना। एंड देन देखो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारा लास्ट टॉपिक होता है, जिसमें इसरो के स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में पूछता है। पूरा स्पेस का ओवरऑल देख लो और इसरो को भी देख लो, AI रोबोटिक्स को देख लो, थोड़ा बायोटेक्नोलॉजी, इसका फ़ायदा देख लो, बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं, वैसे ही नैनो टेक्नोलॉजी कैसे डिफाइन करते हैं और क्या क्या फ़ायदा है, यही डायरेक्ट पूछ देगा। इसमें बहुत नंबर, मतलब 26 नंबर मिलता है आपको, 36 नंबर का होता है ये साइंस, है ना। 36 दूनी 72, 2 क्वेश्चन होता है, जैसे DI में होता है, 72 नंबर टोटल। एंड देन न्यूक्लियर एनर्जी, 5G इम्प्लीमेंटेशन, लेजर टेक्नोलॉजी, स्पेस डिवाइस, ये एक बार पूछा था BPSC में, इसलिए मैंने दे दिया है। एंड देन ग्लोबल वार्मिंग, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स में जाओ, पोल्यूशन, एयर क्वालिटी पटना में खराब हो रही, बहुत, वन ऑफ द वर्स्ट एयर क्वालिटी पटना में है। वाटर पोल्यूशन इन गंगा, नॉइज, ई वेस्ट, बहुत पटना में बहुत सारी दिक्कतें हैं। गंगा में पोल्यूशन हो रहा है, बहुत नॉइज है, बहुत सारा कचरा है। ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है बड़े बड़े शहरों में। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काटे जा रहे हैं, उस पर ध्यान देना है, कौन कौन से नियम है जो पेड़ काटने से बचाते हैं। क्लाइमेट चेंज के अग्रीमेंट, अभी COP29 हुआ लास्ट ईयर उसका। एंड देन कोविड-19 का रिस्पॉन्स क्या था, ये तो मतलब थोड़ा पुराना हो गया, बट पूछ भी सकता है क्योंकि BPSC बहुत बार पूछा भी है। ह्यूमन डेवलपमेंट, हेल्थ इंडिसेस, एजुकेशनल रिफॉर्म, स्किल डेवलपमेंट, वैक्सीन ड्राइव्स, आयुष्मान भारत, इसका कार्ड बनाने के लिए पूछा जाता है। माल न्यूट्रिशन इन बिहार, बिहार में कुपोषण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये तो पहले भी हमने देख लिया था, क्योंकि ये ओवरऑल डेवलपमेंट की बात किया जा रहा है यहाँ पे। वैक्सीन्स कैसे कैसे लगते हैं, ये सब आप लोग देख लेना एक बार। वाटर कंजर्वेशन, जल जीवन मिशन बहुत इंपॉर्टेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसा डेवलपमेंट हो जो भविष्य के रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा हम लोग दोहन न करें। वेस्ट मैनेजमेंट, स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत भी अब लाया गया है एक नया। फिर क्लीनिंग गंगा मिशन। प्रिसीजन फार्मिंग क्या होता है, एकदम ड्रिप इरिगेशन, हम लोग एक एक बूंद पानी जड़ में सिर्फ गिराते हैं जहाँ जरूरत होता है पेड़ को। कंट्रोलिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, एलिमिनेटिंग हंगर एंड पॉवर्टी, डिक्रीजिंग एग्रीकल्चरल लैंड, धीरे धीरे जमीन जो है वो खेती का जमीन कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग जो है, जैसे अगला जनरेशन बढ़ रहा है तो भाई वगैरह आके सब लोग बांट लेना है अपना जमीन, तो बहुत कम हो जा रहा है जमीन। भूख को कैसे मिटाएं, गरीबी कैसे मिटाएं, इकोलॉजिकल बैलेंस को साथ में रखते हुए। एंड ये लास्ट है हमारा, यूज ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर, ये पूछेगा टेक्नोलॉजी को कैसे खेती का प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता बढ़ाने में हम लोग यूज कर सकते हैं। ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप्स लेके आ सकते हैं, या फिर ड्रोन से हम लोग पानी पटा सकते हैं। फ्लड एंड ड्रॉट मैनेजमेंट, एम्बैंकमेंट्स बना सकते हैं, नदी के चारों तरफ ऐसे ऐसे बाउंड्री उठा दो कि चारों तरफ बाढ़ का पानी नहीं जाए। अर्ली वार्निंग सिस्टम दे सकते हैं कि भाई बाढ़ आने वाला है, तुम लोग सब भागो। बिहार की रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव, सोलर, विंड, जियो थर्मल में बिहार क्या कर रहा है, ये जरूर पूछेगा। और सारे विभाग का जितना भी योजनाएं हैं आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाके देख सकते हो। तो इस तरह से BPSC मेंस जो है आपको, आई होप कि बहुत आसान और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा होगा। बहुत सारे लोग डरते हैं, और 17वीं BPSC वन ऑफ द लाइफ टाइम मोमेंट है, जिसमें 2000 से भी ज़्यादा सीट्स है। SDM, DSP की इस तरह से भर भर के सीटें नहीं आएंगी, चाहे इलेक्शन रीजन हो, चाहे इसके पीछे जो रीजन हो। बट ये तो सच्चाई है कि BPSC में इस बार जो अच्छे से तैयारी जिसने किया है मेंस का, उसको बहुत ही तगड़ा रिवॉर्ड मिलने वाला है, उसका जीवन हमेशा के लिए चेंज होने वाला है। एंड आई होप कि आप वो हो जिसका जीवन इस बार चेंज होने वाला है। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।